नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, हम आज चर्चा करेंगे भारतीय संसद पर। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली बेसिकली लोकतंत्र के अंदर एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका या मंत्री परिषद संसद के प्रति निरंतर उत्तरदायी रहती है। मंत्री भी संसद के सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान में प्रावधान है, अगर मंत्री संसद के सदस्य नहीं हैं तो 6 माह के अंदर वो संसद के सदस्य बन जाते हैं। यहाँ पर संसद व्यवस्थापिका के रूप में काम करती है, यानी कि वो कानून निर्माण के साथ साथ शासन को नियंत्रण का काम भी कहीं ना कहीं करती है। इसलिए भारतीय संसद एक महत्वपूर्ण सरकार का एक अंग है, जिसकी चर्चा संविधान के भाग 5 में की गई है, जिसके बारे में मैं पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्टरी बता भी देता हूँ कि भाग 5 में, भारतीय संविधान के भाग 5 में 52 से अनुच्छेद 151 तक केंद्र सरकार की चर्चा की गई है। आप जानते हैं, जैसे सरकार के 3 अंग होते हैं, ऐसे ही बेसिकली सरकार के 3 अंग हैं: कार्यपालिका, विधायिका, संसद, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका यानी कि संसद और न्यायपालिका। तो मित्रों, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली जो है कार्यपालिका से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 52 से 78 तक हैं। 79 से 123 तक जो अनुच्छेद हैं वो विधायिका से संबंधित हैं। और न्यायपालिका से संबंधित जो अनुच्छेद 124 से 147 हैं, इसमें मेनली सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। तो ये आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए मोटा मोटा कि भाई ये प्रावधान है किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो पता होना चाहिए। 148 से 151 आप पूछेंगे क्या है, तो इसमें कैग है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है, कैग बोलते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। लेकिन आज हमारा मूल उद्देश्य जो है वो भारतीय संसद पर है, तो संसद पर ही हम ज़्यादा अपना गहन अध्ययन रखेंगे। तो मित्रों, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा पीपीटी के माध्यम से भी हम यूज करते हुए आगे चलते हैं कि संसद में सबसे पहला जो अनुच्छेद है वो 79 है। 79 में कहा है संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा से मिलकर बनेगी। तो इसमें राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा तीनों को सम्मिलित किया गया संसद में। तो बेसिकली आप कहेंगे कि भाई राष्ट्रपति को क्यों सम्मिलित किया गया? राष्ट्रपति को इसलिए सम्मिलित किया गया, कोई भी विधेयक, अधिनियम तभी बनता है जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है, तो इसलिए इसमें ये शामिल किया है। फिर ये भी इनका सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है, बिना सीक्वेंस के भी काम नहीं चलता है। कई बार इनका सीक्वेंस पूछ लेता है कि संविधान में इनका क्रम ही क्या है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा का, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। हमारी संसद के 2 सदन हैं। उच्च सदन जो है वो राज्यसभा है और जबकि जो निम्न सदन है वो लोकसभा है। तो हमारे यहाँ ब्रिटिश संसद के नियमों को ही अपनाया गया, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में आदर्श उसी को अपनाया गया है। तो संसदीय नियम, कानून, संसद की जो व्यवस्था है वो काफ़ी हद तक ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए। तो अब हम मित्रों राज्यसभा पर चर्चा करते हैं। आप जानते हैं राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उच्च सदन है और ये निरंतर कार्य करता रहता है। लोकसभा भंग हो जाती है लेकिन ये निरंतर कार्य करता रहता है। इसमें अधिकतम सदस्य संख्या अनुच्छेद 80 में इसका गठन के बारे में प्रावधान है कि 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 है। 233 सदस्य तो निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य जो हैं साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा क्षेत्र से हैं। इनका भी ये सीक्वेंस बेसिकली संविधान में दिया हुआ है। अनुच्छेद 80 में ही चर्चा की गई है कि 12 इसमें नाम निर्देशित होंगे जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ये आयरलैंड के संविधान का प्रभाव है। तो इसमें आयरलैंड का संविधान का प्रभाव है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लें तो बेस्ट रहेगा। तो इसमें आपको तनाव नहीं लेना, इनका क्रम भी ध्यान रखना है। पहले साहित्य है, विज्ञान है, फिर कला है, फिर समाज सेवा है, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। अब ये 233 जो सदस्य निर्वाचित होते हैं ये 6 वर्ष के लिए होते हैं और ये सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके लिए पद्धति है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संकरणीय खुली मतदान प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संकरणीय खुली मतदान प्रणाली द्वारा निर्वाचित होते हैं।
और राज्यसभा के सदस्य सामान्यतः 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि प्रति 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो मित्रों देखते हैं, लिखा भी है साफ कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, परंतु 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अब राज्यसभा में किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व है, तो ये चर्चा चौथी अनुसूची में की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि चौथी अनुसूची में की गई है इसकी चर्चा। अब किस राज्य से कितनी सीटें हैं वो भी आपको पता रहनी चाहिए। भाई सबसे अधिक जो सीटें हैं 31 वो यूपी से हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। फिर क्या है, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में असम को छोड़कर बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ से 1-1 सीटें हैं। पांडिचेरी से भी एक है, गोवा से भी एक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बेसिकली क्या है, राजस्थान उड़ीसा से 10-10 हैं, गुजरात मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश से 11-11 हैं, जबकि पंजाब असम और जो तेलंगाना है वहाँ से 7-7 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ और हरियाणा से 5-5 सीटें हैं, झारखंड से 6 हैं क्योंकि धोनी छक्का भी अच्छा लगाते हैं, केरल में नारियल फेमस है तो 9 हैं, कर्नाटक से 12 हैं, महाराष्ट्र से 19 हैं, तो तमिलनाडु से 18 हैं और पश्चिम बंगाल बिहार से 16-16 सीटें हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जिन राज्यों में विधानसभा नहीं है वहाँ पर इसका प्रतिनिधित्व नहीं होता। अंडमान निकोबार से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, दिल्ली से 3 हैं, उत्तराखंड से भी 3 हैं, हिमाचल प्रदेश से 3 हैं। अब जम्मू कश्मीर में चूंकि अभी विधानसभा उन्होंने कहा है कि नए के साथ बनी रहेगी तो वहाँ पक्का राज्यसभा का प्रतिनिधित्व भी होगा, और उसी हिसाब से अगर राज्य विधानसभा नहीं है तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी योग्यताएं जो हैं राज्यसभा के सदस्यों की 84 अनुच्छेद में वर्णन है। इसके लिए भारत का नागरिक को 30 वर्ष की आयु की बात की गई है। अब राज्यसभा में पदाधिकारी कौन कौन से हैं, तो इसमें एक तो सभापति होता है। सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये हम सभी जानते हैं कि बेसिकली यानी कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो ऐसी स्थिति में सभापतित्व का काम कौन करेगा, तब उपसभापति करेगा काम। और एक इसमें सभापति तालिका भी होती है, तो सभापति तालिका में विभिन्न सदस्यों का निर्वाचन ही होता है सदन द्वारा। तो ये जो सभापति तालिका के सदस्य भी अध्यक्षता करते हैं। कब करते हैं, जब सभापति भी नहीं है उपसभापति भी नहीं है, तो ये सभापति तालिका के सदस्य कहीं ना कहीं सदन की अध्यक्षता का काम करते हैं, अनुशासन बनाए रखने का कार्य करते हैं, कार्रवाई का संचालन करते हैं। जो स्पीकर के पास शक्तियां रहती हैं वही इनके पास शक्तियां हैं सभापति उपसभापति के पास और सभापति तालिका के सदस्यों के पास। जो बैठक की अध्यक्षता करेगा उस समय उसी के पास सारी शक्तियाँ रहती हैं। आगे मित्रों देखते हैं क्या है इसमें, राज्यसभा की शक्तियों पर चर्चा करते हैं कि भाई राज्यसभा की शक्तियां क्या क्या हैं। तो पहला तो लोकसभा के समान जो शक्तियां हैं, भाई लोकसभा के समान क्या क्या शक्तियां हैं राज्यसभा की। तो आपात लगाने में दोनों की समान शक्तियां हैं, आपात इमरजेंसी लगाने में, आपात लगाने में दोनों की समान शक्तियाँ, चाहे राष्ट्रीय आपात की बात करें, चाहे हम संवैधानिक आपात की बात करें, वित्तीय आपात की बात करें, दोनों की शक्तियाँ समान हैं। फिर संविधान संशोधन के मामले में भी दोनों की शक्तियाँ समान हैं। फिर उच्च पदाधिकारियों को हटाने में, राष्ट्रपति को हटाने में या न्यायाधीशों को हटाने में दोनों की शक्तियाँ समान हैं। अब राज्यसभा कहाँ शक्तिशाली है, लोकसभा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है अनुच्छेद 249 और 312 के मामले में। तो बेसिकली 249 अनुच्छेद क्या है वो आप जानते हैं कि इसमें राज्यसभा राज्य सूची की किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। जब राज्य सूची के विषय को राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है तो संसद उस पर 1 वर्ष तक कानून बना सकती है। तो ऐसा इसमें प्रावधान है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं राज्यसभा के पास शक्तियाँ ज़्यादा हैं लोकसभा से, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। फिर 312 में अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का गठन भी कर सकती है। तो बेसिकली जैसे हमारे यहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है, भारतीय वन सेवा है, इस प्रकार की सेवाओं का गठन भी कर सकती है। फिर उपराष्ट्रपति को हटाने में पहल भी राज्यसभा में की जाती है, तो ये भी राज्यसभा के पास कुछ विशेष शक्ति है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अब मित्रों ये भी थोड़ा यहाँ ध्यान में रखना है कि बेसिकली राज्यसभा कहाँ पर कम शक्तिशाली है लोकसभा से। तो मंत्रिपरिषद तो आप जानते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। धन विधेयक बजट भी लोकसभा में रखा जाता है, और सामान्य विधेयक को लेकर जब राष्ट्रपति कोई
संयुक्त बैठक का आह्वान करता है तो तब भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। तो इस मामलों में लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर मित्रों, कहते हैं कुछ लोग विचारक हैं, जर्मी बेंथम जैसे विचारक हैं, वो कहते हैं कि भाई उस सदन होना ही नहीं चाहिए, इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन उस सदन की उपयोगिता रहती है, क्या क्या उपयोगिता है, भारतीय संदर्भ में राज्यसभा की उपयोगिता देखें। एक तो कहीं ना कहीं सहकारी संघवाद का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इसमें राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व रहता है, तो केंद्र राज्य के जो संबंध हैं यहाँ मजबूत हो जाता है, राज्य भी अपनी भागीदारी शासन में सुनिश्चित कर लेता है। तो ये सहकारी संघवाद का एक तरीके से प्रतीक है। फिर दूसरा इसका महत्व अनुच्छेद 249 और 312 वाला है, तो वो भी ध्यान में रखना है। फिर उपराष्ट्रपति को हटाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अतिरिक्त जब राष्ट्रीय आपात की आवश्यकता पड़ जाए, उस समय लोकसभा भंग हो, तो उस समय राज्यसभा ही आपात लगा सकती है। तो ये हमारे प्रावधान है। तो इस दृष्टिकोण से भी देखें तो राज्यसभा का अपना एक अलग महत्व है। फिर राज्यसभा में हम अनुभवी व्यक्तियों का लाभ उठा सकते हैं। फिर साथ में देखें तो राज्यसभा कहीं ना कहीं लोकसभा की निरंकुशता पर भी रोक लगाती है। अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो मोदी सरकार जी का कि बेसिकली लोकसभा में बहुमत है लेकिन राज्यसभा में नहीं है, तो बहुत सारे कामों को उनको स्पष्टीकरण देना पड़ता है। तो यहाँ पर ये भी है, कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण का काम तो राज्यसभा करती है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये लोकसभा की निरंकुशता पर भी रोक लगाती है। तो इस दृष्टिकोण से राज्यसभा का अपना महत्व है, तो राज्यसभा को बनाए रखना चाहिए, सशक्त बनाना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नहीं कहना चाहिए कि राज्यसभा को समाप्त कर देना चाहिए। तो राज्यसभा की अपनी भूमिका है और इस भूमिका को निष्पक्ष और अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण बनाया जाए ताकि लोकतंत्र मजबूत हो, ये कहना उचित नहीं है कि समाप्त कर देना चाहिए। अब हम निम्न सदन पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि अब छोटे छोटे एग्जाम भी हैं, बहुत सारे हैं, तो बेसिक नॉलेज ही मैं दे रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा गहन जानकारी आपको नहीं दे रहा हूँ। लेकिन आप इस बेसिक नॉलेज का भी महत्व रहता है, हर चीज़ का महत्व होता है। कई बार छोटी चीज़ भी कहते हैं जहाँ काम आए सुई क्या करे तलवार, तो बेसिकली सुई का काम ही सही लेकिन काम काफ़ी अच्छा है। तो अब देखते हैं लोकसभा जो निम्न सदन है, तो निम्न सदन पर चर्चा करते जानते हैं कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। हमारे यहाँ लोकसभा ही ज़्यादा शक्तिशाली है, निम्न सदन ही शक्तिशाली है। लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में गठन संबंधी की गई है। इसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 543 हैं। वर्तमान की बात की है मैंने, तो वर्तमान में 543 का तो निर्वाचन होता है 5 वर्ष के लिए आम जनता द्वारा फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के माध्यम से। अब कई बच्चे कहेंगे सर फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम क्या है? पहले आओ पहले पाओ, कि यानी कि चुनाव होंगे जिसमें सर्वाधिक सबसे अधिक जो वोट पाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। ये सिस्टम है, कार्यकाल 5 वर्ष है ये। अब 2 जो सीटें हैं वो एंग्लो इंडियन के लिए मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, अनुच्छेद 331 में ये प्रावधान है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 एंग्लो इंडियन की परिभाषा अनुच्छेद 336 में दे रखी है कि भाई ऐसा कोई भी भारतीय व्यक्ति जिसके पूर्वज यूरोपीय रहे हों, पिताजी दादाजी, वो एंग्लो इंडियन कहलाएगा। 336 में परिभाषा दी हुई है, तो आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये 331 में कहा है कि ऐसे 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा अगर उनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होगा। लेकिन अभी जो हमारी केंद्र सरकार है और लोकसभा या संसद ने 104वां संशोधन विधेयक लाया था जिसमें SC/ST का 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाया, और उसी में प्रावधान किया गया कि आगे एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। भाई एंग्लो इंडियन के आगे सदस्य मनोनीत नहीं करेंगे। अब 17वीं लोकसभा में जो 2 मनोनीत हैं वही शायद अंतिम रहें। तो आगे तो भविष्य छिपा है कि दोबारा प्रावधान क्या होता है, नई सरकारें बनती हैं, ये सरकारें नहीं बनती हैं। अब जहाँ तक है कि इस प्रकार के हटाना उचित है कि अनुचित है, वो मैं चर्चा आपके सामने कर देता हूँ कि ये 2 कि अब जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान हटा है उसके बारे में आपकी क्या राय है या हमें क्या राय रखनी चाहिए। राय मित्रों सीधी सी ये है, हमें सरकार का समर्थन करना है, चाहे सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो। कोई भी सरकार जब बनती है वो बीजेपी कांग्रेस की सरकार नहीं होती, राष्ट्र की सरकार होती है, भारत की सरकार है। अब भारतीय सरकार ने और भारतीय संसद ने चूंकि ये नियम बनाया है इसलिए वेद है, और वेद है तो हमें सम्मान करना है और हमें जो भी फैसला है उसके अनुसार ही उचित करना है। अब जहाँ तक बात करते हैं संविधान का क्या दृष्टिकोण है,
संविधान में कहा गया आरक्षण सामाजिक न्याय के आधार पर दिया जाए। सामाजिक न्याय का मतलब है पिछड़े वर्गों को उत्थान। अब एंग्लो इंडियन पिछड़े तो होते नहीं हैं। एंग्लो इंडियन तत्कालिक समय में परिस्थितियां अलग थी भाई, 50 में हो सकता है एंग्लो इंडियन के साथ दुर्व्यवहार होता हो, या कहीं कोई अंग्रेजों के प्रति हीन भावना हमारे प्रति हो, हमें गुस्सा हो, कुछ हो, तब उस समय की परिस्थितियां अलग है। लेकिन आज कहीं भी एंग्लो इंडियन आर्थिक राजनीतिक रूप से, कहीं भी आर्थिक सामाजिक रूप से तो पिछड़े है ही नहीं है। तो अब उसमें फिर आरक्षण का कोई मतलब नहीं रहता। वैसे इंदिरा गांधी जी ने भी जैसे राजाओं के विशेषाधिकार खत्म किए थे और यहाँ पर एंग्लो इंडियन के समाप्त कर दिए हैं, तो सिंपल सा है। तो परिस्थितियों के अनुरूप जो आगे निकल जाता है तो उसका ख़त्म भी कर देना चाहिए। तो जो भी है वो निर्णय तो उचित है, सरकार का निर्णय है, तो इसको हम अनुचित तो नहीं कह सकते हैं। तो सरकार का निर्णय है तो उचित ही है और हमें सरकार का समर्थन ही करना है। तो आगे देखते हैं योग्यताएं क्या चाहिए लोकसभा सदस्य होने की। योग्यताएं जो लोकसभा सदस्य की है तो हमारे यहाँ 25 वर्ष की आयु है। अब देखो अलग अलग देशों में अलग अलग आयु है। कनाडा का संविधान पढ़ेंगे वो 18 वर्ष ही है। वहाँ 18 वर्ष का जैसे मतदाता बनता है वो सीधा संसद का, हाउस ऑफ कॉमन्स का, सदन का सदस्य भी बन सकता है। तो हर देश में अलग अलग प्रावधान है, तो यहाँ भी ये अलग प्रावधान है। तो हमारे यहाँ भारत का नागरिक को 25 वर्ष की आयु चाहिए। अब कहाँ से लोकसभा की सीटें कितनी हैं, किस राज्य से, तो ये भी थोड़ा स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। उसमें मैं बता देता हूँ। पहले जो नए राज्य बने हैं तो पहले तो उनकी सीटें क्या क्या हैं वो ध्यान रखना है। जैसे यूके नया बना है, यूपी से अलग होकर बनाया गया है इसको। तो यूपी में सबसे अधिक 80 हैं, यूके से 5 हैं, एमपी से 29 हैं, छत्तीसगढ़ से 11 हैं, आंध्र प्रदेश से 25 हैं, तेलंगाना से 17 हैं, बिहार से 40 हैं, झारखंड से 14 हैं, राजस्थान से 25 हैं, गुजरात से 26 हैं, पंजाब से 13 हैं और हरियाणा से 10 हैं, दिल्ली से 7 हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रह जाए तो बहुत अच्छा होगा कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा जिस स्टेट का पेपर देने चाह रहे हैं और इनके बारे में अगर ध्यान रख लें तो हमारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। भाई पश्चिम बंगाल में 42 हैं, तो वो नॉर्मल सा है कि सीटों की संख्या के लिए आप तनाव ना लेकर आप आसानी से जिस राज्य के परीक्षा देने जा रहे हैं वो और ये याद करके थोड़ा सा देख के चले जाएं, ये तो ध्यान रखना है। साथ में जिसका पेपर देने जा रहे हैं आप उसका, या सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो ये, और अपने राज्य का, तो भी आपको मिलान में आंसर मिल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आगे देखते हैं मित्रों इसमें क्या है, पदाधिकारी क्या क्या है इसमें। तो प्रोटेम स्पीकर है, स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, सभापति तालिका है। सबसे पहले मैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में आपको बता देता हूँ। मित्रों आप जानते हैं जैसे लोकसभा का गठन होता है, आम चुनाव होते हैं, तो लोकसभा का गठन पहली बैठक होने से पहले सबसे पहला काम होता है भाई स्पीकर का चुनाव तो हो, प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जो लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रहा हो। तो इस बार भी जैसे है रणवीर सिंह जी को बनाया गया, तो काफ़ी लंबे समय तक रहे थे तो उनको बनाया गया 17वीं लोकसभा में। तो इस तरीके से प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः अनुभवी व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है और इसे शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है प्रोटेम स्पीकर के रूप में। अब इस प्रोटेम स्पीकर के 2 कार्य रहते हैं। पहला तो सभी लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, भाई उन सबको शपथ दिलाना पहला काम रहता है। और दूसरा काम रहता है स्थायी स्पीकर का चुनाव कराना। अब आप कहेंगे सर स्थायी स्पीकर का चुनाव कैसे होता है, तो वो भी प्रक्रिया आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले सत्ता पक्ष का स्पीकर का उम्मीदवार कौन सा होता है उसका नाम पुकारा जाता है, और चूंकि उसके सत्ता पक्ष है, उसके पास बहुमत है, तो उस पर वहीं सहमति हो जाती है, विपक्ष के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा ही नहीं होती है। तो ये एक बहुत ही सरल सहज प्रक्रिया है, यानी कि सबसे पहले सत्ता पक्ष के उम्मीदवार का नाम पुकारा जाएगा, वहीं पर अगर वास्तव में उसको बहुमत मिल जाता है तो दूसरे नाम की चर्चा की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो स्पीकर जो है वो बेसिकली मैन है। डिप्टी स्पीकर भी चुना जाता है। पहले ये प्रथा थी डिप्टी स्पीकर हमारे यहाँ जनरली विपक्ष का बनाया जाता है, तो ये भी हमारे एक प्रथा अच्छी है। सभापति तालिका में भी सदस्य रहते हैं जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में कहीं ना कहीं सदन की अध्यक्षता करते हैं। अब ध्यान रखना है कि हमारे स्पीकर कब से रहे। पहले तो यही है हमारे यहाँ संसद की कार्रवाई कब से चालू है, संसद का गठन कब से है। तो संसद का गठन हमारा 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में हुआ था। तो 1921 में पहले फ्रेडरिक वाइट को लोकसभा स्पीकर बनाया गया था। 1925 में विट्ठल भाई पटेल बने थे। तो विट्ठल भाई पटेल पहले भारतीय थे स्पीकर, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे इसमें आपको फिर स्वतंत्रता आंदोलन में जाना होगा कि आपको ध्यान है असहयोग आंदोलन के बाद
कि बेसिकली गांधी जी ने कहा था सकारात्मक कार्य करो, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि हम जो 1919 अधिनियम के तहत संसद के चुनाव होने वाले हम उसमें भाग लें। उसमें विट्ठल भाई पटेल और CR दास, मोतीलाल नेहरू जैसे लोग थे, तो गांधी जी ने उनको अनुमति दे दी। उन्होंने स्वराज्य पार्टी बनाई कांग्रेस के अंदर ही और चुनाव में भाग लिया। और उनका पहली सफलता यही थी कि उन्होंने कहीं ना कहीं विट्ठल भाई पटेल को भारतीय स्पीकर बनाया। उन्होंने कहा हम सरकार के कार्यों में रोड़ा अटकाएंगे। मदन मोहन मालवीय भी इससे जुड़े हुए थे, मोतीलाल नेहरू भी जुड़े हुए थे। तो इन सब स्वराज्य पार्टी से जुड़े लोगों को परिवर्तनवादी कहा जाता था, इनको परिवर्तनवादी कहा गया। तो दूसरी ओर जो कह रहे थे स्वराज्य पार्टी नहीं बनानी चाहिए, उनको परिवर्तनवादी कहा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग इधर थे। तो वो सिंपल सा आपको इतिहास में जाना पड़ेगा, और इतिहास आपको काफ़ी ध्यान भी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले स्पीकर बने थे गणेश वासुदेव मालवंकर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आगे देखते हैं इसमें मित्रों, फिर जो है तो आगे भी थोड़ा सा देखते हैं, लोकसभा की शक्तियां भी देख लेते हैं। लोकसभा की पहले तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां तो क्या है कि मंत्रिपरिषद इसके प्रति ही उत्तरदायी रहती है लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75(3) में स्पष्ट प्रावधान है कि बेसिकली आपको ध्यान है कि मंत्रिपरिषद निरंतर सामूहिक उत्तरदायी रहती है। तो जैसे ही लोकसभा का गठन होता है, कोई प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, तो सबसे पहले उसे अपना विश्वास सिद्ध करना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री विश्वास प्रस्ताव लाता भी है। फिर 6 माह बीत जाने पर दूसरे सेशन में, यानी कि विपक्ष चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भी सरकार को गिरा सकता है। अगर उस अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है। फिर विधायी शक्तियां भी हैं। इसकी विधायी शक्तियां क्या हैं? संयुक्त बैठक वाली शक्ति पहले जो है तो वो मैं बता देता हूँ। वैसे तो विधायी शक्तियां इसकी मैंने राज्यसभा के मामले में भी चर्चा की थी, राज्यसभा से के समान हैं। कुछ जगह अधिक शक्तियां भी हैं। अधिक शक्तियां जो हैं वो संयुक्त बैठक के मामले में हैं। भाई सामान्य विधेयक पर अगर कहीं ना कहीं राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद हो जाए तो उस समय राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का आह्वान कर सकता है 6 महीना बीत जाने पर। तो वास्तव में इसकी चर्चा, संयुक्त बैठक की चर्चा जो है 108 में, संयुक्त सत्र की चर्चा नहीं है, संयुक्त बैठक की चर्चा है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 108 में चर्चा की गई है। तो इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। ये अनुच्छेद 198 में लिखा है। तो 118 में प्रावधान है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लें तो बेटर रहेगा। स्पीकर करता है, ये 118 में लिखा है, मैंने ये लिखा भी है। तो अध्यक्षता स्पीकर करता है, ये इसका है। लैमडैक सत्र क्या होता है? लैमडैक सत्र आपको जानते हैं कि अंतिम सत्र जो होता है, तो जैसे पूरे 5 वर्ष कार्यकाल का जो अंतिम सत्र है वो लैमडैक सत्र कहलाता है। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो आगे स्पीकर के कार्य व शक्तियों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं मित्रों। स्पीकर के कार्य व शक्तियां क्या हैं? संसदीय कार्रवाई के किसी अंश के प्रकाशन व प्रसारण पर रोक लगा सकता है स्पीकर। बिल्कुल सही है कि भाई वास्तव में वो चाहे तो संसद की कोई कार्रवाई का अंश है उसके प्रकाशन प्रसारण पर रोक लगा सकता है। नियम भी लिखा है, याद रहे तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर विशेषा हनन का कोई प्रथम दृष्टा मामला बनता है, नहीं बनता है, इस पर भी वो निर्णय स्पीकर ही लेता है। दल बदल के बारे में अंतिम निर्णय स्पीकर के पास है। आप जानते हैं 52वें और 91वें संशोधन अधिनियम द्वारा ये स्पीकर को विशेष शक्तियां दी गई हैं। धन विधेयक कौन सा है, वित्त विधेयक कौन सा है, ये प्रमाणित करना स्पीकर का काम है। अनुशासन बनाए रखना भी स्पीकर का काम है। तो लोकसभा सदस्यों का त्याग पत्र लेना नहीं लेना ये भी स्पीकर को निर्धारित करना पड़ता है, भाई स्वेच्छा से दिया है कि नहीं दिया। तो ये फिर स्पीकर नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य परिजन समिति की अध्यक्षता भी करता है। 3 समितियों की अध्यक्षता भी करता है। तो ये भी आपको ध्यान है। कार्य मंत्रणा समिति को कई बार व्यावसायिक समिति भी कह देते हैं, तो आप तनाव नहीं लेना। और स्पीकर लोकसभा भंग होने पर भी अपने पद पर बना रहता है, ये आपको ध्यान रखना। दूसरा एक बात और ध्यान रख सकते हैं आप, स्पीकर केवल लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है, वो स्पीकर के रूप में शपथ नहीं लेता, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर। फिर स्पीकर क्या है? कोरम को सुनिश्चित करता है। कोरम का मतलब है गणपूर्ति से है। तो अगर मान लीजिए कोरम कितना है, अध्यक्ष सहित 1/10 है, ये आपको शायद मालूम होगा, मैं जानता हूँ आप बहुत बुद्धिमान हैं। तो 1/10 है कोरम। तो कोरम सुनिश्चित करना पहला काम स्पीकर का है, तो स्पीकर सुनिश्चित करता है। दूसरा वो निर्णायक मत भी देता है, कास्टिंग वोट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको।
कास्टिंग वोट क्या होता है कि बेसिकली जब समान मत आ जाएं, किसी मुद्दे पर मत विभाजन हो, वोट डल जाएं और समान स्थिति आ जाए, 50 वोट इधर 50 इधर या 250 इधर या 250 इधर, तो उस परिस्थिति में स्पीकर फिर निर्णायक मत देता है। सामान्यतः मतदान में भाग नहीं लेता तो निर्णायक मत दे सकता है। तो ये दोनों प्रावधान अनुच्छेद 100 में लिखे हैं, ये भी आप ध्यान रखना। विपक्ष के नेता को मान्यता देना भी स्पीकर का काम होता है। 1969 में पहला बार इस विपक्ष को मान्यता भी दी, बाद में फिर उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया विपक्ष को। तो ये भी निर्धारित करना स्पीकर का काम होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर ये 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जब इतनी मेहनत की है तो थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। पहला, अनुच्छेद 120 में क्या प्रावधान है? इसमें प्रावधान है संसद का सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकता है, अंग्रेजी हिंदी में भी कर सकता है और अपनी मातृभाषा में कर सकता है। बस स्पीकर अनुमति दे तो मातृभाषा में भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है। तो इसमें 8वीं अनुसूची में होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि जो स्पीकर है अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ ये मातृभाषा में भी संसद सदस्यों को अनुमति दे सकता है। तो संसद सदस्य अंग्रेजी हिंदी या मातृभाषा में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। फिर क्या है, 121 में है, संसद में न्यायपालिका के कार्यों की चर्चा नहीं होगी। भाई संसद में कोई न्यायपालिका से संबंधित मुद्दा है तो चर्चा नहीं होगी, सिर्फ अगर न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है तो ये भी। इसी प्रकार से न्यायपालिका भी संसद के मुद्दों पर चर्चा नहीं करेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मित्रों मैंने सारी बातें आपको बताई, तो ये सारी बातें आपको पता भी रहनी चाहिए। तो संसद पर हमने इतना चर्चा किया तो आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर आगे भी हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, थोड़ा संसदीय कार्रवाई पर भी चर्चा करेंगे। तो संसद की हमारी जो प्रणाली है वो कहीं ना कहीं की बेसिकली ध्यान रखना है कि ब्रिटिश पर ही आधारित है। तो ब्रिटिश को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कनाडा का संविधान है तो कनाडा से क्या मिलता है ये भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि जर्मनी का संविधान नहीं, लेकिन वहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली है तो वो भी ध्यान रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी संसदीय शासन प्रणाली है तो वहाँ भी ध्यान रख सकते हैं। ये आपकी इच्छाओं पर निर्भर है, आप कितना गहन रूप से पढ़ते हैं, लेकिन पहले बेसिक क्लियर करें तो आगे भी और इसको तुलनात्मक रूप से और समझाने की कोशिश करेंगे और गहन टॉपिक लेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो में विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।